Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLV, Government College, भीलवाड़ा। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर था अपना वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा, जो शायद आपने पहली बार ही पढ़ा होगा। उसका डेरिवेशन हमने देखा, उसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स उनको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किया हमने। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको हमने जाना कि एक कोश जो शेल होता है और एक ऑर्बिटल जो होता है, एक जो बोर का कॉन्सेप्ट था और एक जो श्रोडिंगर जो लाए थे, जो क्वांटम मैकेनिक्स आई क्लासिकल के बाद में, उनमें क्या अंतर होता है उसको हमने जाना। एक टर्म हमने पढ़ी, प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि लास्ट क्लास में ही मैंने किया था। ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके क्वेश्चंस मैं कुछ ही दिन में डाल दूंगा। आप उसको पहले वीडियोस आ जाए, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। होप आप वो कर पाएंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध होते क्या है बेसिकली, रासायनिक बंध बनते क्यों हैं, रासायनिक बंध कितनी तरीके के होते हैं और उनको समझाने के लिए कौन कौन सी थ्योरी दी गई हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ, जस्ट ए मिनट। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग ये अपना नया चैप्टर का नाम है, रासायनिक बंध जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेबस है जो मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ। तो कोवेलेंट बॉन्ड है जिसके अंदर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, उसकी सीमाएं पढ़ेंगे, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। डायरेक्शन ऑन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्शन प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें। देन वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो संकरण होता है उससे जो शेप्स ऑफ कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एग्जांपल लेके उनको समझाएंगे हम। देन वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, VSEPR, या जिसे हम इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत भी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। कुछ संदर्भित जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। आयंस भी है उसमें, H3O+, NH3, SF4, CH, CiF3, ICl2- टाइप। देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या कमियां थी, जो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो थ्योरी है उसका जरूरत पड़ी। तो ये हम शुरू करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे बंध बनते क्यों है। तो जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि जिस तरह पानी ऊपर से नीचे गिरता है, क्योंकि पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसको कम करना है, वो नीचे आता है, उसको आना ही है नीचे। पानी कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे ही आएगा। जैसे जो गर्म वस्तु है वो स्वतः ठंडी होती है, वो गर्म नहीं, अगर उसको रख दिया आपने किसी गर्म वस्तु को, तो वो और गर्म नहीं है, वो ठंडी ही होगी। ठीक है, तो एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। पानी यहाँ था, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, नीचे आया, कम हो गई, तो एनर्जी रिलीज करने के लिए पानी नीचे आया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हीट कम हुई। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठंडा है वो स्टेबल है। ऐसे ही जो परमाणु होते हैं वो अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बंध बनाते हैं। बंध कई तरीके के होते हैं। ठीक है, मैंने दो एक्सट्रीम यहाँ पे बताए हैं। दो एक्सट्रीम है, एक तो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक्सट्रीम है। एक हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, या हम कहें प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, सिर्फ वही होते हैं जो कि सेम एटम्स के बीच में बनते हैं, जो होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सम द्विपरमाणविक अणु हैं। जैसे ए अगर ए से बंध बनाएगा, ठीक है, तो सिर्फ यही है। और इनकी कंडीशन क्या है कि इनकी विद्युत ऋणता समान होनी चाहिए, या समान होनी चाहिए, लगभग भी नहीं आता है, समान हो, तब वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तीन चीजें हैं, तीन बंध मैंने बनाए हैं। दो एक्सट्रीम है उसके, एक आयनिक बंध, एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो जो सहसंयोजक जो बंध होता है वो समान विद्युत ऋणता वाले तत्वों के बीच होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया जाता है और वो उन दोनों के पास में रहता है, साझा इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, एक होता है आयनिक बंध। आयनिक बंध उन तत्वों के बीच में बनता है, उन परमाणुओं के बीच बनता है जहां पर की विद्युत ऋणता में बहुत ज्यादा अंतर होगा। तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो वो तो बहुत ज्यादा लेने के उत्सुक है, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देने को उत्सुक है। एक लेता है और एक देता है, पर परमानेंटली, एक से जाएगा एक ले लेगा। यहां पर हुआ साझा और यहां पर हुआ डोनेशन। ठीक है, तो यहां पर हमारे जैसे एग्जांपल है इसका NaCl सपोज,
Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों के बीच में आयनिक बंध बना और दोनों ही की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। सोडियम की बहुत कम है, क्लोरीन की बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आते हैं पोलर बॉन्ड। जब विद्युत ऋणता में अंतर होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में पोलर बॉन्ड बनते हैं जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो साझा होता है दोनों के बीच में, बट जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो अधिक विद्युत ऋण की तत्व की तरफ रहता है और पार्शियल चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। इसका एग्जांपल सिंपल है, सबसे सिंपल HCl जैसे होता है। तो HCl में Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये होता है पोलर बॉन्ड। तो ये दो एक्सट्रीम है, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, इनके बीच में इन बिटवीन है पोलर बंध, ये ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा और भी कई तरीके के बंध हैं जिनसे परिचित हैं और कुछ बंध हम यहाँ पढ़ेंगे भी। उनमें से एक बहुत बड़ी ब्रांच ऑफ द बॉन्डिंग होती है, वो होता है उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। ठीक है, तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनका एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जटिल कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स होती हैं। तो वहां पर जो ट्रांजिशन मेटल है वो खाली ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है और उसके अंदर कोई भी लिगेंड आके अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डाल देता है। तो लिगेंड तो वहां दाता होता है और जो ट्रांजिशन मेटल है वो एक्सेप्टर होता है। ठीक है, इस तरह मिलके उप सहसंयोजक बंध बनते हैं जिसमें एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। सहसंयोजक बंध में दोनों ही डोनर है, दोनों ही एक्सेप्टर है, दोनों साझा कर रहे हैं, है ना। एक हो रहा है धात्विक बंध, जो धातुओं में पाया जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बहुत ही वीक बॉन्डिंग होता है, धातुओं के बीच में पाया जाता है। फिर आया हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बेसिकली जो होता है वो एक बंध नहीं मानते हैं उसको, ये एक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, दो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में जब हाइड्रोजन आ जाता है तो वो हाइड्रोजन बंध बनाता है। देन वांडरवाल्स फोर्सेस या वांडरवाल्स बंध सिस्टम कहते हैं, बहुत ही दुर्बल होता है, अक्रिय गैसों के बीच में पाया जाता है, या जो सहसंयोजक अणु है उनके बीच में भी वांडरवाल्स बंध ही पाए जाते हैं जिनसे वो मिलके बंधे होते हैं। तो ये सारे बॉन्डिंग है। बॉन्ड क्यों बनाता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो जो हमारा चैप्टर शुरू होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड से या सहसंयोजक बंध से। तो जैसा मैंने आपको बताया, सहसंयोजक बंध मतलब साझा। ठीक है, यहाँ सहसंयोजक का मतलब है साझा, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। और साझा कब होगा? साझेदारी तभी होती है जब दोनों में क्षमताएं बराबर हों। कभी भी साझेदारी तब नहीं होती है कि एक बहुत स्ट्रांग है और एक बहुत वीक है। स्ट्रांग हमेशा वीक को दबा देगा, है ना। जैसा कि आयनिक बॉन्ड में होता है, स्ट्रांग हमेशा ले लेगा, वीक हमेशा दब जाएगा। साझा तभी होगा जब दोनों बराबर के होंगे, है ना। ये बिजनेस में भी होता है, साझेदारी तभी हो पाती है जब दोनों बराबर का पैसा लगाएं, तभी पॉसिबल है साझेदारी, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? दोनों की जो विद्युत ऋणता है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, या हम ये कहें कि ये अधातु अधातु के मध्य में होता है। ठीक है, समान या लगभग समान विद्युत ऋणता वाले दो अधात्विक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से सहसंयोजी बंध बनते हैं। और अधातु कहाँ रहते हैं? अगर आवर्त सारणी की बात करें, आवर्त वाले चैप्टर में से हम पढ़ेंगे, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इस साइड में जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स या अधातु होते हैं। इस साइड में होते हैं धातु। जब लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो साइज डिक्रीज होता जाता है ना। ठीक है, इधर साइज ज्यादा होता है तो इधर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। ये सारे नॉन मेटल्स हैं राइट साइड में जो भी हैं। तो ये अधातु और अधातु जुड़ के लगभग समान विद्युत ऋणता वाले दो अधात्विक परमाणु मिलके इलेक्ट्रॉन के साझे से सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, और बंध बना के क्या करते हैं? वो जो भी निकट की उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस क्या होती है? उत्कृष्ट गैस वही है जो कि स्थायित्व प्राप्त कर चुकी हैं, स्थायित्व प्राप्त कर चुकी हैं ना, स्टेबल है, रिएक्शन को लेके वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, रिएक्शन नहीं करना चाहती हैं, उनको हम निष्क्रिय गैस कहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत कम है, उनका जो इलेक्ट्रॉन का कोटा है वो पूरा हो चुका है ना। तो ये है बंध। अब सहसंयोजक बंध के सिद्धांत। तो सहसंयोजक बंध के कई सारे सिद्धांत हैं। आपके कोर्स में जो शुरू है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से शुरू है, जिसको हम संयोजकता बंध सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा शुरू से ले रहा हूं ताकि थोड़ा जान पाए कि कहां से संयोजकता बंध सिद्धांत आया। एकदम से कोई भी बड़ी थ्योरी नहीं आती कभी भी, पहले सिंप्लीफाइड थ्योरीज आती हैं, फिर उनमें रेक्टिफिकेशन होता है, उनको सुधार किया जाता है, कुछ कमियां होती हैं, उसके बाद नई बड़ी थ्योरी का जन्म लेता है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत, जिसको G.N. ल्यूइस ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि दो अधातु परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से
सहसंयोजी बंध बनता है। जैसे हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों मिलके एक हाइड्रोजन अणु बन गया। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या कॉन्फ़िगरेशन था, 1s2 2s2 देन 2p4 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 है ना, s2 एंड 2p4, ये इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे 2 एंड अगर इनको इस तरह लिखें हम, उनका रूल फॉलो करते हुए, तो ये 2p4 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएं तो इसका ये वाला पूरा जो शेल है वो पूरा हो जाएगा। तो क्या करता है ये, ऐसे ही ऑक्सीजन दूसरा भी है, एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन सेम कॉन्फ़िगरेशन है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं, ये वाले हैं, तो इसके पास भी 8 हो गए, और यूं देखोगे इसके पास भी 8 हो गए। तो दोनों ने साझा किया, अपना शेल पूरा कर लिया, और ये स्टेबिलिटी गेन कर ली और बना लिया मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, है ना। ठीक है, ये इनिशियल है, ये सही नहीं है, इसमें क्या गलती है वो अपन बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कंडीशन है इसमें। दूसरा, अष्टक नियम, ये भी जीएन लुईस ने दिया था। उन्होंने कहा कि परमाणु बंध बनाता है अपने बाह्यतम कक्ष में, जो उसका संयोजकता कोश होता है उसमें वो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है कि उसका जो अष्टक है वो पूर्ण हो जाए। ठीक है, या फिर वो जो उत्कृष्ट गैसेस होती हैं जिनका की जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP6 हाइड्रोजन को छोड़ के, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये उत्कृष्ट गैस का होता है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन उसके ऑक्टेट में हैं, तो इसको गेन करने के लिए कोई भी परमाणु बंध बनाता है, ऐसा जीएन लुईस ने कहा अष्टक नियम के अकॉर्डिंग। तो जैसा मैंने मॉलिक्यूल ऊपर दिखाया आपको, उदाहरण बता ही दिया क्लोरीन का, 2 क्लोरीन एटम है, NH2NP5, N=3, इसमें अगर रखें तो क्लोरीन हो जाता है ये, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसलिए, एक इलेक्ट्रॉन इसलिए, दोनों ने मिलकर ये उत्कृष्ट गैस का दे दिया। तो ये अष्टक का नियम है। अब इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं, क्योंकि हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक पहुंचना है, तो अपवाद थे तभी तो पहुंचे, अदरवाइज तो क्यों हमें जरूरत पड़ती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो इसके अपवाद है, सबसे पहला अपवाद है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कि अष्टक पूरा नहीं होता है फिर भी वो स्थायी होते हैं, जैसे बेरिलियम क्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, BF3, जो आप नाम सुनाइए, बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी है। ठीक है, तो ये सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें अष्टक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पर इस Cl का तो अष्टक कंप्लीट हो गया है, इसका भी हो गया है, इसका भी हो गया है, लेकिन जब बोरोन की बात करें तो बोरोन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, लेकिन ये स्टेबल होता है। ऐसे ही बेरिलियम में, क्लोराइड में, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ही, इसमें फिर भी ये स्टेबल है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन वो इनमें अष्टक अपूर्ण है, ऐसे कंपाउंड्स को हम ल्यूइस एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इनको, ल्यूइस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें वैलेंसी शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है, हालांकि स्टेबल है ये, है ना। तो ये भी मॉलिक्यूल बनते हैं। इसका मतलब अष्टक का नियम पूरी तरह सही नहीं है कि जो परमाणु है वो अष्टक पूरा करने के लिए बंध बनाता है, क्योंकि यहाँ बंध भी बना है और अष्टक भी पूरा नहीं हुआ है। ओके, नाउ दूसरा इसका जो लिमिटेशन है वो है अष्टक का प्रसार। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जहां पर की संयुक्ता जो कोश है, जो सेंट्रल एटम है उसका, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जैसे PF5, SF6। ठीक है, यहाँ सल्फर को हम देखें तो एक जो ये लाइन है, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन को बताती है ना, तभी तो बंध बनेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें फास्फोरस का है और एक फ्लोराइड का है, तो ये कितने हो गए इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये अष्टक से 8 से ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फिर भी ये स्टेबल है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, हालांकि ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। PF5 की अपन बात करें तो वो इसकी ज्योमेट्री के कारण है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ऐसे ही SF6, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के अराउंड में, 10 तो नहीं है लेकिन फिर भी स्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर 8 तो नहीं है, सॉरी, यहाँ पर भी 12 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के, लेकिन ये स्टेबल है, यहाँ पर भी ऑक्टेट नहीं है, तो ये अष्टक का प्रसार है। ठीक, तीसरा तीसरा ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है जिनमें की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनको अष्टक नियम से नहीं समझा पाया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म की हमने बात की थी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है, यहाँ है, इनको भी ऑक्टेट रूल से हम नहीं समझा पाए।
चौथा, हाइड्रोजन जो अणु है उसमें कोई ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसने दिया, एक इसने दिया, दोनों ने साझा किया और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ तो कोई ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, ये भी स्टेबल होता है, ये भी ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता है। ओके, और इसकी कमियां ये थी कि ये अणु के आकार को नहीं बता पाता। ये तो बता देता है कि ऑक्टेट बनाना है, पर आकार है उसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करता है। अणु के स्थायित्व को ये ऊर्जा के संदर्भ में नहीं बताता है, एनर्जी से कोई कोरिलेट इसने नहीं किया है। ये नियम आधारित है कि ऑक्टेट पूरा करके निष्क्रिय गैस में बदल जाते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कुछ निष्क्रिय गैसेस जो नोबल गैसेस हैं वो ही रिएक्शन करती हैं और ऑक्सीजन और फ्लूइड के साथ कई सारे पदार्थ बनाती हैं, जैसे जीनोन कई सारे कंपाउंड बनाती है, उस पर आपका चैप्टर है पूरा ही। तो ये भी यहाँ पर गलत साबित हुआ कि निष्क्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो प्राप्त करने के लिए बंद बनाए जाते हैं, तो वो भी यहाँ गलत साबित हो जाता है ना। ये ऑक्टेट रूल भी गलत हो गया। तो इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत देन ऑक्टेट रूल। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके थोड़े सामान्य लक्षण हैं, उनको हम जान लें ताकि हम जान पाए कि हम किस कंपाउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भौतिक अवस्था, अगर फिजिकल उसकी बात करें अपीयरेंस की, भौतिक अवस्था या तो एक गैस के रूप में होते हैं या द्रव के रूप में होते हैं या नरम ठोस के रूप में होते हैं। मैक्सिमम टाइम ये नरम ठोस के रूप में होते हैं। सामान्यतः ये अध्रुवीय होते हैं, इनमें पोलरिटी नहीं होती है, मतलब चार्ज सेपरेशन नहीं होता क्योंकि साझा हो रहा है। और जब हम बात कर रहे हैं समान विद्युत ऋणता की, तो फिर ये सवाल ही नहीं होता कि उनमें पोलरिटी है ही नहीं, मतलब कम है या नहीं है। ये अधिकतर आणविक अवस्था में ही रहते हैं और दुर्बल वान डेर वाल्स फोर्सेस से बंधे रहते हैं, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया भी था। दूसरा, क्रिस्टल संरचना। ये बहुत मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हैं और ये आपके कोर्स में डायरेक्टली मैटर नहीं कर रहा है, इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिस्टल संरचना अगर हम पढ़े तो ये दोनों आपने पढ़े हुए हैं। एक हीरा जो होता है उसमें क्रिस्टल संरचना होती है, ग्रेफाइट होता है। ओके, इसके अलावा फुलेरिन्स भी होते हैं। ठीक है, हीरा है सबसे स्ट्रांग होता है, इसमें कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, जो हम आगे पढ़ेंगे हाइब्रिडेशन क्या होता है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जो कार्बन कार्बन बंद दूरी है 1.5 एंगस्ट्रॉम है, इसमें बंद कोण वही होता है जो sp3 में होता है। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। गलनांक बहुत ज्यादा है इनका 3300 डिग्री सेंटीग्रेड और बहुत ही सॉलिड होते हैं ये हीरे का स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको कार्बन का एलोट्रॉपी कहते हैं हम, एलोट्रॉप है ना। ठीक है, इस तरह ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपर रूप होता है, एलोट्रॉप होता है, जिसमें कि ग्रेफाइट में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड है और sp2 हाइब्रिडाइज होने से इसके पास एक p ऑर्बिटल होता है, वो अनहाइब्रिडाइज रह जाता है। वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐसे इस तरह, ये इलेक्ट्रॉन वो वाला है p वाला, ठीक है, तो वो एक लेयर बना देता है और उस लेयरिंग के कारण क्या है, एक दूसरे के ऊपर ये इस तरह मूव कर सकते हैं, इसीलिए इनको ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी यूज लेते हैं। और क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का कंडक्टेंस भी करता है। ठीक है, इसमें जो कार्बन कार्बन बंद दूरी है वो थोड़ी कम रह जाती है, 1.42 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, और जो उसकी परतें हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन आया है वो 3.55 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। इनमें कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है मैंने जैसा बताया, और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ओके, गलनांक क्वथनांक की बात करें तो जो सहसंयोजक बंध हैं या सहसंयोजक यौगिक हैं, उनका हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इनको छोड़कर मेल्टिंग और पाइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं क्योंकि दुर्बल वॉन डेर वॉल से आपस में बंधे हैं। गलनांक क्वथनांक क्या होता है, गलनांक किसी भी चीज को गलाने के लिए क्या चाहिए उनको, उसके जो अणुओं के मध्य का बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ना कब आसान होगा, जब वो बंध दुर्बल होगा। तो यहाँ पर दुर्बल वॉन डेर वॉल फोर्सेस है, तो बहुत इजीली वो ब्रेक हो जाते हैं। इस सिलिकॉन कार्बाइड है, इसको एक और नाम से हम जानते हैं, या मैं आपको बता दूं, इसको कार्बोडेंडम कहा जाता है, और ये इतना हार्ड होता है कार्बोडेंडम कि ये जो चाकू छुरी हम घिसते हैं उसके काम आता है कार्बोडेंडम के नाम से। ओके, नाउ फोर्थ, सॉल्युबिलिटी या विलेयता। तो विलेयता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सहसंयोजक बंध में जब बात करें हम, तो इसमें एक थ्योरी काम आती है, लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। इसका मतलब ये है कि जो ध्रुवीय कंपाउंड है वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जो अध्रुवीय कंपाउंड है वो अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। तो क्योंकि सहसंयोजक बंध अध्रुवीय होते हैं या बहुत कम ध्रुवता इनमें होती है, इसलिए अधिकतर अध्रुवीय विलायकों में ही विलय होते हैं, जैसे HCl, H2 और जैसे ध्रुवीय विलायक हैं इनमें विलय नहीं होते हैं। तो ये सिर्फ CCl4, बेंजीन जैसे नॉन पोलर जो सॉल्वेंट हैं उनमें ही सॉल्युबल होंगे, क्योंकि ये खुद अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायकों में ही ये विलय होंगे। ये हमेशा लागू रहता है, थ्योरी याद रखिएगा, ये सिद्धांत है लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है।
पांचवा पॉइंट समावेता। समावेता इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की, क्योंकि ये दृढ़ होते हैं और दिशात्मक होते हैं, इसीलिए इनमें कई तरह की समावेता पाई जाती है। ठीक है, तो ये था इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बॉन्डिंग के बारे में, बॉन्डिंग की थ्योरीज के बारे में, थोड़ा उसका एक जो चैप्टर का शुरुआत होती है वो शुरुआत है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संयोजकता बंध के आधुनिक सिद्धांतों, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।